नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है और अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर तो कम से कम कटने ही वाले हैं। इसलिए ज़रूर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं 100% ये गारंटी लेता हूँ 100% की बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को जो आपका साइंस का पेपर होगा उसमें क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में साइंस के आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन धावन सोडा, ठीक है। तो भैया धावन सोडा का आपसे पूछ लिया जाएगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है रासायनिक नाम के साथ साथ कि इसका अणुसूत्र हमको बता दीजिए, तो आप बता देंगे कि Na2CO3 × 10H2O इसका हो जाएगा रासायनिक अणुसूत्र हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बनाने की विधि बता दीजिए, यानी ये बनता कैसे है। तो आप कहेंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा यानी NaOH, कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड O2 मतलब ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो बनने पर जो हमारा समीकरण बनता है वो होता है 2NaOH + CO2 गिव्स आउट Na2CO3 + H2O। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जितना कहूँ उतना ही कम है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, धावन सोडा का आप रासायनिक नाम जान गए, सोडियम कार्बोनेट इसका आप सूत्र जान गए Na2CO3 × 10H2O। बनाने की विधि पूछ लिया और मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इसका भौतिक गुण क्या है, यानी इसको आप देख करके कैसे पहचानोगे कि ये धावन सोडा है। तो आप कहेंगे सर ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और ये जल में विलय है। कहने का मतलब जल में अगर इसको डाल दिया जाए ये घुल जाएगा उसमें, ठीक है। ये तो हो गया भौतिक गुण। अगर बात कर लीजिए भैया रासायनिक गुण इसका क्या होता है, तो रासायनिक गुणों की बात की जाए तो आप कहेंगे कि इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलीय जल का जो अधिकांश भाग है वो वायुमंडल में चला जाता है। कहने का मतलब भैया अगर इसको आप शुष्क हवा में खुला छोड़ देंगे ना तो इसका अधिकांश भाग जो है वो वायु बन करके उड़ जाएगा। अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब बात आती है कि इसको हम उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ इसका प्रयोग होता है, क्या करने में इसका प्रयोग होता है। तो भैया इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, साबुन और कांच के उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाने का सोडा, ये तो हो गया धावन सोडा। अब अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा। तो भैया इसका रासायनिक नाम पूछ लिया गया तो आप कहेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र की बात की जाए तो NaHCO3 और बनाने की विधि इसकी क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके ये बनाया जाता है। बनने के बाद में क्या रिएक्शन निकलता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को H2O जल में मिलाते हैं प्लस NH3 को, तो ये जो बनता है वो बनता है NH4Cl + NaHCO3। भौतिक गुण भैया ये देखने में कैसा होता है, ये जल में विलय होता है यानी ये भी पानी में घुल जाएगा और इसका जलीय विलय जो होता है वो क्षारीय होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है ना। उपयोग कहाँ प्रयोग करते हैं इसको, तो भैया इसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है और झागदार पेय पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। इन जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो भैया आपका अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब 160 से 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। साबुनीकरण क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो साबुनीकरण क्या है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम जो लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, है ना। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसी क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो साबुनीकरण देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए
साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक दूसरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में मिले एक दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अंतर आपसे पूछता है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अंतर जो है वो आपसे पूछ लेता है। जैसे एक अंतर आपसे बड़ा महत्वपूर्ण पूछता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो भैया वायवीय श्वसन क्या होता है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो वायवीय श्वसन होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो अवायवीय श्वसन होगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट अंतर है रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। देखिए यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी पदार्थ है, ये रंगहीन तरल संयोजी पदार्थ है, यानी ये गहरे लाल रंग का होता है और ये रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक। रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लसिका में जो प्रोटीन होता है अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन कम होता है और इसमें ऑक्सीजन अधिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब कुछ विटामिन के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विटामिन के बारे में क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए जैसे कुछ यहाँ की विटामिन के बारे में लिखा है मैंने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिससे पूछ लिया गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे रतौंधी रोग हो जाता है, यानी आँखों से दिखाई देना कम हो जाता है। शारीरिक वृद्धि, शरीर में कमजोरी हो जाती है, भार में कमी हो जाती है। कार्निया आँख का ये एक भाग है, कार्निया और त्वचा की मांसपेशियों का सल की भवन आदि। अब बात की जाए कि इसके स्रोत क्या है ना, माने अगर ये रोग हमको हो गया है तो क्या खाएं पिए जिससे हमको ये रोग दूर हो जाए। तो गाजर हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएगा, मछली का तेल हो जाएगा, अंडे हो जाएगा, ठीक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। इसके स्रोत क्या है, अनाज है, फलियां हैं, मांस और अंडे हैं। इसके बाद विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है। और इसको अगर दूर करना है, इसके स्रोत क्या है, तो आंवला है, संतरा है, नींबू, यानी खट्टे पदार्थ को खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है, ठीक। अगला है सूखा रोग, आस्टिक अमोलिसिया आदि। अब सूखा रोग के स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मछली का तेल, ये सब क्या है, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ जाएगा कि एटीपी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। एटीपी ये आपसे बहुत पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है वो क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी है क्या, तो कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को तुरंत ही एक ऊर्जा समृद्ध पदार्थ एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है, जिसको एटीपी की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। निर्माण कैसे होता है, कोशिका की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इस एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि एटीपी प्रयोग करने से होती है जब एटीपी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है, तब एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। प्रयोग कहाँ होता है, पेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संरक्षण में और प्रोटीन संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी CO2 का क्या महत्व है और इसका प्रयोग यानी कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में बताना है। तो देखिए किसी गमले में लगे पौधे को जिसकी पत्तियां मोटी ना हो, अंधकार में अगर 48 से 72 घंटे रखने से पत्तियों का संपूर्ण विखंडन घुल करके या संपूर्ण जो मंड होता है घुल करके दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं। गमले में लगी किसी भंडार रहित पत्ती
ठीक है, या एक अन्य पत्ती का जो मंड होता है, परीक्षण करने से ज्ञात होगा कि पत्तियां भंडारित हो गई हैं कि दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइडों के नीचे इसको लगाया जाता है। अगला है कि यकृत के प्रमुख कार्य क्या हैं। यकृत के कार्य क्या होते हैं? पहला होता है कि यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस का पायसीकरण होता है। और यकृत का क्या काम होता है कि यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो रुधिर कोशिका वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, ये काम हो गया यकृत का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? अवक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि यौगिक R सिंबल X है, इसके दो भाग हैं R और X। ठीक, तो ये तो होगा समूह या मूलक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसको अच्छे से पढ़ लेना है। वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक समूह अधिक परमाणु या परमाणु का किसी अन्य परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। देखिए, 2015, 17 और 19 में प्रश्न पूछा गया है। सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन हैलोजन के साथ विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है मेथेन अभिक्रिया। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी। किण्वन विधि क्या है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल एथेनॉल बनता है। इसका आप रिएक्शन देखिए, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ये आपको तैयार कर लेना है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अस्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन 14 से लेकर के 22 तक देखिए कांटी में पूछा गया। अस्थिरीकरण, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को अस्थिरीकरण कहते हैं। ये आज की क्लास के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।